आज हम एक ऐसे विचारक के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी सोच ने आधुनिक लोकतंत्र और उदारवाद की नींव रखी। जॉन लॉक। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी के लिहाज से तो इनके विचारों को समझना बेहद जरूरी है, लेकिन सच कहूं तो आज की दुनिया को समझने के लिए भी लॉक को समझना ही होगा। बिल्कुल। और जॉन लॉक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके समय को समझना। अच्छा। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के इंग्लैंड की, खास तौर पर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन की। ये सिर्फ एक तारीख या मतलब घटना नहीं, ये वो चाबी है जिससे जॉन लॉक की विचारों का ताला खुलता है। उनके विचार इतने असरदार थे कि आप कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान की पूरी फिलॉसफी उन्हीं की देन है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए इस ताले को खोलते हैं। आइए जॉन लॉक की दुनिया और उनके विचारों की गहरी परतों को एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं उस इंसान से जिनका नाम जॉन लॉक 1632-1704 था। हम अक्सर विचारकों को सिर्फ उनके विचारों से जानते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनके अनुभव, वो उनके विचारों को कैसे आकार देते हैं। लॉक की कहानी क्या थी? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि लॉक कोई किताबी कीड़े नहीं थे जो बस लाइब्रेरी में बैठकर बड़ी बातें लिख रहे थे। वो एक्शन में थे, व्यवहारिक राजनीति का हिस्सा थे। अच्छा। पेशे से वो एक डॉक्टर थे और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने एक बहुत बड़े लॉर्ड एंथनी एशले कूपर का इलाज किया, उनकी जान बचाई और फिर उनके सचिव बन गए। यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री हुई। और लॉर्ड एशले कूपर विग पार्टी के संस्थापकों में से थे, है ना? वो पार्टी जो संसद की ताकत को राजा से ज्यादा मानती थी, जो राजा की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाना चाहता था। तो जाहिर है राजा को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। लॉक पर साजिश में शामिल होने का शक हुआ और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नीदरलैंड भागना पड़ा। वो एक राजनैतिक शरणार्थी थे। तो मतलब उन्होंने निर्वासन का जीवन भी जिया। इस अनुभव ने उनके विचारों पर क्या असर डाला होगा? क्या इसने उन्हें और कट्टर बनाया या ज्यादा व्यवहारिक? मेरे ख्याल से दोनों। निर्वासन ने उन्हें राजा के तानाशाही का खतरा और कानून के शासन की अहमियत समझाई। और फिर जब वो विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ इंग्लैंड वापस लौटे तो वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक क्रांति का हिस्सा बनकर लौटे थे। हाँ, उन्होंने सत्ता को बदलते हुए देखा था। इसी अनुभव ने उनके विचारों को जमीन से जोड़ा, उन्हें यथार्थवादी बनाया। वो जानते थे कि सिद्धांत हवा में नहीं बनते, उन्हें जमीन पर उतारना पड़ता है। इसे गौरवपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रक्तहीन क्रांति थी। 1688 में राजा जेम्स द्वितीय के खिलाफ माहौल इतना बन गया था कि उन्हें गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। बिना किसी लड़ाई के? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। उनकी जगह विलियम और मैरी को शासन करने के लिए बुलाया गया। ये एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण था। और इस हस्तांतरण के साथ एक शर्त भी थी, है ना? यहीं पर बिल ऑफ राइट्स की भूमिका आती है। हाँ, 1689 में जो बिल ऑफ राइट्स आया वो इस क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा था। उसने साफ कर दिया कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। वो संसद की सहमति के बिना ना तो कोई टैक्स लगा सकता है, ना ही अपनी सेना रख सकता है। इसी ने पहली बार इंग्लैंड में एक संवैधानिक राजतंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव रखी। अब राजा के हाथ कानून से बंध गए थे। तो लॉक की सबसे मशहूर किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट वो इसी क्रांति को सही ठहराने के लिए लिखी गई थी। एक तरह से वो इस क्रांति के दार्शनिक प्रवक्ता बन गए। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि ये कोई बगावत नहीं थी, बल्कि ये जनता का अधिकार था कि वो एक अत्याचारी शासक को हटा दे। उन्होंने इस क्रांति को एक सैद्धांतिक आधार दिया। इसी वजह से उनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं। इसी वजह से शायद उन्हें उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा खिताब है। जब हम कहते हैं कि लॉक ने उदारवाद की नींव रखी, तो इसके असल में क्या मायने हैं? ये सिर्फ कुछ सिद्धांतों की लिस्ट तो नहीं होगी। नहीं, ये एक पूरी सोच है, शक्ति को देखने का एक नया नजरिया। यहाँ सबसे क्रांतिकारी विचार है व्यक्तिवाद, मतलब इंडिविजुअलिज्म। अच्छा। लॉक से पहले माना जाता था कि समाज या राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में। लॉक ने इस पिरामिड को उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हर एक व्यक्ति विवेकशील है, समझदार है और उसके अपने अधिकार है जो किसी राजा या समाज की देन नहीं है। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन। ये तो सत्ता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब राज्य हमारे लिए है, हम राज्य के लिए नहीं है। बिल्कुल।
और अगर राज्य हमारे लिए है तो उसकी शक्ति भी सीमित होनी चाहिए। यहीं से सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट का विचार आता है। सरकार की भूमिका एक रात्रि प्रहरी या नाइट वॉचमैन की तरह है। नाइट वॉचमैन। हाँ, उसका काम बस इतना है कि वो हमारी जान, हमारी आज़ादी और हमारी संपत्ति की रक्षा करे। वो हमें ये नहीं बताएगी कि हमें क्या सोचना है, क्या पहनना है या कौन सा धर्म मानना है। राज्य का काम सुरक्षा करना है, कल्याण करना नहीं। लेकिन इस उदारवाद की आलोचना भी तो होती है। मैंने सीबी मैकफर्सन का नाम सुना है, जो कहते हैं कि लॉक का उदारवाद असल में स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद है, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? मैकफर्सन का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब लॉक व्यक्ति की बात करते हैं तो वो असल में सिर्फ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास संपत्ति है। ओह, अच्छा। उनका पूरा ढांचा संपत्ति के मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। मैकफर्सन के अनुसार लॉक की आज़ादी का मतलब है बिना किसी रोक-टोक के संपत्ति जमा करने की आज़ादी। तो फिर उस मजदूर का क्या, जिसके पास कोई जमीन नहीं है? क्या वो लॉक के सिस्टम में आज़ाद नहीं है? मैकफर्सन के मुताबिक नहीं। वो तर्क देते हैं कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वो असल में दूसरों पर निर्भर है और इसलिए वो पूरी तरह से विवेकशील या स्वतंत्र नागरिक नहीं हो सकता। तो ये उदारवाद एक खास वर्ग यानी पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग का उदारवाद है। ये एक बहुत शक्तिशाली आलोचना है जो हमें लॉक को एक तरफा देखने से रोकती है। चलिए, अब उनके सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे प्रभावशाली विचार पर आते हैं, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। आपने कहा कि सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन ये अधिकार हैं क्या और आते कहाँ से हैं? देखिए, ये वो अधिकार हैं जो हमें किसी सरकार, समाज या कानून से नहीं मिलते। ये हमें जन्म से ही इंसान होने के नाते मिलते हैं। लॉक के लिए ये ईश्वर की देन है। अच्छा, ईश्वर की देन। हाँ, ये स्वाभाविक है, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। लॉक ने 3 अधिकारों की बात की: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इन तीनों में भी ऐसा लगता है कि संपत्ति का अधिकार उनके लिए सबसे ज्यादा अहम था। ऐसा क्यों? संपत्ति इतनी पवित्र क्यों है? यहाँ उनका बहुत ही मौलिक संपत्ति का श्रम सिद्धांत यानी लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी सामने आता है। उनका तर्क था कि शुरुआत में धरती और उसके सारे संसाधन सबकी साझा संपत्ति थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस साझा संपत्ति में से किसी चीज पर अपना श्रम, अपनी मेहनत मिला देता है तो वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। एक उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए जंगल में कोई सेब का पेड़ है तो वो सबका है, लेकिन अगर मैं मेहनत करके उन सेबों को तोड़ती हूँ तो वो सेब मेरे हो गए। अच्छा। मेरी मेहनत ने उस सेब को बाकी सेबों से अलग कर दिया और उस पर मेरा अधिकार स्थापित कर दिया। जमीन के किसी टुकड़े को साफ करके उस पर खेती करना, ये श्रम ही है जो उस जमीन को आपकी संपत्ति बनाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। क्या? कि ये अधिकार असीमित नहीं है। लॉक ने इस पर कुछ सीमाएं भी लगाई, जिन्हें लॉक की शर्त या लॉकियन प्रोवाइजो कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। पहली शर्त यह है कि जब आप प्रकृति से कुछ लें तो आपको दूसरों के लिए भी पर्याप्त और उतना ही अच्छा छोड़ना होगा। Enough and as good left for others। मतलब आप सारी नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। सही। और दूसरी शर्त है विनाश की सीमा, स्पॉइलेज लिमिटेशन। आप उतना ही इकट्ठा कर सकते हैं जो खराब होने से पहले आपके इस्तेमाल में आ जाए। अच्छा, तो अगर आपने जरूरत से ज्यादा सेब तोड़ लिए और वो आपके गोदाम में सड़ गए तो ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। ठीक है। क्योंकि वो संपत्ति उपयोग के लिए थी, बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है। लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार हैं, संपत्ति है, सब कुछ है। तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें सरकार या राज्य की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहीं से उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत आता होगा। हाँ, और यहीं पर लॉक और हॉब्स का फर्क साफ दिखता है। हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, एक दूसरे के खिलाफ लगातार युद्ध की स्थिति थी। हाँ, जहाँ जिंदगी बहुत छोटी और क्रूर थी। बिल्कुल। लेकिन लॉक की प्राकृतिक अवस्था इससे बिल्कुल अलग है। ये शांति, सहयोग और सद्भाव की अवस्था थी। समाज तो था, बस राज्य नहीं था। ये एक राज्य पूर्व अवस्था थी, समाज पूर्व नहीं। एक मिनट, अगर सब कुछ इतना अच्छा था, शांति थी, सहयोग था, तो फिर समस्या क्या थी? लोगों ने समझौता करके अपने ऊपर एक सरकार क्यों बनाई? क्योंकि वो अवस्था अच्छी तो थी, पर उसमें कुछ असुविधाएं थीं।
3 बड़ी दिक्कतें थीं। क्या थी वो? पहली, कोई स्थापित कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। सब प्राकृतिक कानून को अपने अपने तरीके से समझते थे। दूसरी, अगर 2 लोगों में विवाद हो जाए तो फैसला सुनाने वाला कोई निष्पक्ष जज नहीं था। हर कोई अपने मामले में खुद ही जज बन जाता था। और तीसरी, मान लीजिए कोई फैसला हो भी गया तो उसे लागू करवाने वाली कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं थी, यानी कोई पुलिस या सेना नहीं थी। तो जब तक सब ठीक चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही संपत्ति को लेकर कोई बड़ा विवाद होता तो अराजकता फैलने का खतरा था। समझ गया। तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिए और खास तौर पर अपनी संपत्ति को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लोगों ने एक समझौता करने का फैसला किया। ये समझौता हुआ कैसे? लॉक के अनुसार ये समझौता 2 चरणों में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चरणों में? हाँ। पहले समझौते में सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का निर्माण किया। उन्होंने अपने कुछ अधिकार इस समाज को सौंप दिए। ये एक सामाजिक समझौता था। और दूसरा समझौता? दूसरे समझौते में इस सिविल सोसाइटी ने, यानी सब लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई। ये सरकार एक ट्रस्ट या न्यास की तरह है, जिसे समाज ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का काम सौंपा है। ये एक राजनीतिक समझौता है। मतलब सरकार समाज की नौकर है, मालिक नहीं। बिल्कुल। और अगर ये ट्रस्ट यानी सरकार अपना काम ठीक से न करे और लोगों के अधिकारों को ही छीनने लगे तो यही लॉ का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, क्रांति का अधिकार। अच्छा। अगर सरकार उस भरोसे को तोड़ती है जिसके लिए उसे बनाया गया था, तो समाज को यानी बहुमत को ये अधिकार है कि वो उस सरकार को भंग कर दे और उसकी जगह नई सरकार बना ले। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ सरकार भंग होती है, समाज नहीं। हाँ। लोग वापस हॉब्स की तरह जंगली प्राकृतिक अवस्था में नहीं लौटते, क्योंकि जो पहला समझौता था जिसने समाज बनाया था वो अभी भी कायम है। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा अंतर है। क्रांति का मतलब व्यवस्था का अंत नहीं, बल्कि सिर्फ सरकार बदलना है। लॉक की नज़र में तो हर कुछ सालों में चुनाव के जरिए सरकार बदलना भी एक तरह की शांतिपूर्ण क्रांति ही है। तो ये जो सरकार बनी, ये दिखती कैसी थी? इसकी संरचना क्या थी? क्या लॉक ने शक्तियों के बंटवारे की भी कोई बात की थी? हाँ, उन्होंने शक्ति के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, ताकि कोई एक संस्थान निरंकुश न हो जाए। उनके मॉडल में सरकार के 3 अंग थे। 3? पहला और सबसे ताकतवर अंग था विधायिका, लेजिस्लेटिव। इसका काम कानून बनाना है और इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये सर्वोच्च है। और दूसरा अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसका काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। लॉक के समय में राजा और उसके मंत्री कार्यपालिका के प्रमुख थे। लेकिन उन्हें भी विधायिका के बनाए कानूनों के दायरे में ही काम करना होता था। बिल्कुल। यह दिलचस्प है कि आज के मॉडल में 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन लॉक ने तीसरा अंग किसे माना? उन्होंने तीसरे अंग को संघीय शक्ति, फेडरेटिव पावर कहा। इसका काम विदेश मामलों को देखना था, जैसे दूसरे देशों से युद्ध करना, शांति स्थापित करना या संधियां करना। मतलब आज की विदेश नीति जैसा? हाँ, एक तरह से। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, ये एक बहुत ही मजेदार बिंदु है। लॉक ने उसे अलग से नहीं गिनाया। उनके लिए न्याय करना और कानून लागू करना, ये दोनों कार्यपालिका के ही काम थे। मतलब एक स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार, जो आज लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, वो तब तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। सही कहा। ये दिखाता है कि उनके विचार कितने शुरुआती और मौलिक थे। उन्होंने नींव रखी, जिस पर बाद में मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने एक पूरी इमारत खड़ी की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका कुल मतलब क्या है? जॉन लॉक ने एक ऐसी सरकार का खाका तैयार किया जो लोगों की सेवक है, मालिक नहीं। एक ऐसी सरकार जो सहमति पर आधारित है, कानून से बंधी है और जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करना है। बिल्कुल। और उनका प्रभाव आज भी हर उदारवादी लोकतंत्र में देखा जा सकता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में थॉमस जेफरसन ने उनके शब्द लगभग सीधे सीधे उठा लिए, बस संपत्ति की जगह सुख की खोज रख दिया। हाँ, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आज भी जब हम राज्य की भूमिका पर बहस करते हैं कि सरकार को कितना दखल देना चाहिए, तो हम असल में लॉक के उठाए गए सवालों से ही जूझ रहे होते हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। लॉक एक अनुभववादी मतलब एम्पिरिसिस्ट दार्शनिक भी थे। हाँ। उनका मानना था
कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है और जन्म के समय हमारा दिमाग एक कोरी स्लेट, टैब्यूला रासा की तरह होता है। हाँ, जिस पर अनुभव अपनी कहानी लिखता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। क्या? अगर हमारे सभी विचार, यहाँ तक कि नैतिक विचार भी अनुभव से ही आते हैं, तो फिर लॉक के प्राकृतिक अधिकार कहाँ से आए? अच्छा सवाल है। जिन्हें वो जन्मजात, सार्वभौमिक और ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। क्या एक अनुभववादी का यह मानना कि कुछ अधिकार हमें बिना किसी अनुभव के जन्म से ही मिल जाते हैं, यह उनके अपने ही दर्शन का खंडन नहीं करता? इस गुत्थी पर वाकई सोचने लायक है।